देखिए, जो इंडियन इलेक्शंस हैं, वो एक जातिवाद के लिए जानी जाती है, एक फ्री बीस्ट के लिए जानी जाती है। सवाल ये है कि 1931 के बाद से इंडिया में कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं है। अभी सिर्फ वोट चोरी के बारे में बहुत बातें हो रही हैं चारों तरफ, और अभी भी इस बारे में बहुत ज़्यादा देश भर में बातें हो रही हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? और मैं उस सरकारी नौकरी को छोड़कर एक बहुत कम तनख्वाह में जर्नलिज्म में आया था। तो उस वक्त मेरे अपने जो वेल विशर हैं, उन्होंने मेरे इस फैसले का जितना विरोध किया था, शायद वो सलीम और अनारकली कभी नहीं हुआ होगा। इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को यदि प्योर करने के लिए, बेहतर करने के लिए काम करे, तो हमारा पूरा इलेक्शन सिस्टम बेहतर हो सकता है। वन मैन शो पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता के अंदर एक सिस्टम होता है, जहाँ पर एडिटर होते हैं, सब एडिटर होते हैं, प्रूफ रीडर होते हैं, बाकी लोग होते हैं। सर, पर आपको इनकी नहीं वजह लगता से कि सर अभी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हम लोग देख रहे हैं, क्या वो करंट गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं? हेलो, नमस्ते, वेलकम टू लिविंग यूनिकॉर्न्स। और हम लोग हैं आमची, मुंबई में। आज के जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं वो हैं गिरिजा जी, जो कि एक रिनाउंड जर्नलिस्ट रहे हैं मोर देन सर अप्रॉक्सीमेटली 50 years 50 years in Indian journalism, born and brought up in Raipur and eventually shifted to भोपाल। तो उनका जो एक खूबसूरत सा सफ़र रहा है, आज हम उसकी बारीकियां जानने की कोशिश करेंगे और हमें क्या सीखने को मिलेगा, ये हम सर से खुद जानने की कोशिश करते हैं। सर, थैंक यू सो मच लिविंग यूनिकॉर्न्स पे आने के लिए। पॉलिटिक्स से ही शुरू करते हैं सर। तो सर, जो इंडिया की पॉलिटिक्स है सर, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसका आधार है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आज का जो माहौल है और जो जातिवाद के नाम पे जो चीज़ें हो रही हैं देश में, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जो इंडियन इलेक्शंस हैं, वो एक जातिवाद के लिए जानी जाती है, एक फ्री बीस्ट के लिए जानी जाती है। और जो ये दोनों इशू हैं, वो आम आदमी के इशू नहीं हैं। और इसीलिए ये जो समझ पाना कि इस चुनाव का परिणाम क्या होगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी और सर्वे करने वालों के लिए बहुत मुश्किल होता है। जी। आप देखेंगे कि इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो पर्सनालिटी बेस्ड रही है, वो विचारों या पॉलिटिकल पार्टीज के बेस पर नहीं रही है। जवाहरलाल नेहरू को वोट मिलते रहे, इंदिरा गांधी को वोट मिलते रहे, अटल बिहारी वाजपेयी को वोट मिलते रहे, नरेंद्र मोदी को वोट मिलते रहे। तो वो जो पर्सनालिटी बेस्ड पॉलिटिक्स है, वो डोमिनेट करती है। जहाँ तक सवाल कास्ट का है, तो कास्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हमारी सोसाइटी में है, लेकिन जिस तरह से उसकी गणना आप अखबारों में या टीवी चैनल में और जो उनके विशेषज्ञ हैं जब बात करते हैं, और जिस तरह से कास्ट का डिवीज़न दिखाते हैं कि इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट ये हैं, इतने परसेंट ये हैं, ये इधर जाएंगे, ये इधर आएंगे। सवाल ये है कि 1931 के बाद से इंडिया में कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं है। 1931 के बाद से? दैट वाज लास्ट। ठीक है, जब कास्ट सेंसस हुआ ही नहीं है, तो किस जाति के कितने लोग इस मुल्क में हैं, और तो और लोग यहाँ तक बताते हैं किस विधानसभा में, किस विधान लोकसभा क्षेत्र में कितने हैं। इसकी गणना कहाँ से हो गई? ये पूरा पूरा अनुमानित है जी। और इस अनुमान के आधार पर जब आप इलेक्शन की पूरी रणनीति बनाते हैं या इलेक्शन को की व्याख्या करते हैं, तो बहुत ही एक तरह से वो भी अनुमानित ही होता है। सर, बट क्या रीज़न हो सकता है इसका कि 1931 के बाद वो सेंसस अपडेट नहीं किया गया? नहीं सर, हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं। कास्ट सेंसस जो है वो जी। आखिरी था 31 में, उसके बाद कास्ट सेंसस हुआ नहीं। आज़ादी के बाद ये बात हुई कि कास्ट सेंसस हो कि नहीं हो। तो सेंसस में SC ST और जो माइनॉरिटीज़ जो हैं उनकी गणना होती है केवल। करेक्ट। और उसमें जो उपजातियां हैं, चाहे वो सवर्णों की हो, चाहे वो OBC की हो, या SC ST की भी हो। आपने शेड्यूल ट्राइब कह दिया, शेड्यूल ट्राइब में पता नहीं कितनी उपजातियां हैं। करेक्ट। माड़िया, गोंड, हरिया, भील, कोई गणना उनकी नहीं होती। तो इसलिए जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ा फैक्टर जाति से आम आदमी के सरोकार हैं। और उस जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उस आम आदमी के सरोकार पर जाती है, तो फिर सारे फैक्टर गौण हो जाते हैं और उस पार्टी के पक्ष में लोग आ जाते हैं। सर, जैसे कि आपने कहा कि पर्सनैलिटी बेस्ड वोटिंग होती है कि एक आम आदमी को कोई लीडर अगर अच्छा लग रहा है या वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो वो उसको वोट करने की सोचता है, ना कि पार्टी से या विचारधारा से।
पर सर ये तो कहीं ना कहीं गलत है, और कहीं ना कहीं क्या लीडर्स भी ये चाहते हैं कि वो पर्सनैलिटी बेस्ड ही वोटिंग रहे और विचारधारा पे कोई ध्यान ना दे? तो ये तो शुरू से हमारे मतलब इंडियन पॉलिटिक्स की एक पहचान रही है कि ये नेहरू की गवर्नमेंट है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है। उस दरअसल उसके पीछे एक जो बड़ा कारण ये होता है कि आज़ादी की लड़ाई में जो बहुत सारी पर्सनालिटीज़ उभरी, जिन्होंने जो एक हमारे आइकॉन बने, तो उसी तरह से आज़ादी के बाद जो पॉलिटिक्स में आइकॉन जो हुए, वो आइकॉन आपको प्रभावित करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब आदमी वोट करने जाता है तो एक बड़ा फैक्टर जो होता है वो यकीन करने का। तो यकीन आदमी पर होता है, किसी पार्टी पर या किसी विचारधारा पर बहुत कम होता है। राइट। दूसरा जो हुआ है कि जो चुनाव घोषणा पत्र की बात जो होती है, तो चुनाव घोषणा पत्र का मतलब यही था कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आइडियोलॉजी के साथ आएं और उनकी आइडियोलॉजी के बेस पर जो वोटर है वो तय करे कि मुझे किस आइडियोलॉजी के साथ जाना है। धीरे धीरे वो आइडियोलॉजी की बात तो वो ठीक ढंग से कभी उभर ही नहीं पाई। वो चुनावी घोषणा पत्र जो है वो फ्रीबीज में कन्वर्ट हो गया। हम आपको ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, और वो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स जो इस तरह हुई, वहाँ पर विचारों का बहुत रहा नहीं। तो जब विचार राजनीति में नहीं होंगे, चुनावी राजनीति में खासकर, तो फिर जो आइकॉन हैं आपके, जो पर्सनालिटीज़ हैं, उसको देखकर आदमी वोट करेगा। बिल्कुल सही बात है सर। ये और अभी सर वोट चोरी के बारे में बहुत बातें हो रही हैं चारों तरफ, और हर बार जब भी इलेक्शन होते हैं तो जो विपक्ष पार्टी होती है वो कहीं ना कहीं ये टॉपिक ज़रूर हाईलाइट करती है, और अभी भी इस बारे में बहुत ज़्यादा देश भर में बातें हो रही हैं। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? अब वोट चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, ये तो एक अलग विषय है और इस विषय पर बहुत विस्तार से बात हो सकती है, लेकिन इसका जो कंक्लूजन मैं अपने स्तर पर देखता हूँ वो बहुत पॉजिटिव है। देखिए, जब पहली बार 1951 में इलेक्शन हुए तो पहली बार वोटर लिस्ट बनाई गई नए सिरे से। उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसी वोटर लिस्ट में करेक्शन, एडिशन, डिलीशन, ये करते वो वोटर लिस्ट ग्रो करती गई। अब जब सवाल यहाँ पर आया है तो आप देखेंगे कि चाहे कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने जो बात उठाई है वोट चोरी की, उससे कुछ दिनों बाद बीजेपी के ही अनुराग ठाकुर ने भी बता दिया कि देखिए साहब, ये और इलाके हैं वहाँ भी ऐसा हुआ है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने भी ये बात कही थी, ममता बनर्जी भी यही बात कह रही हैं अलग अलग अंदाज में। इसका मतलब ये है कि वोटर लिस्ट में एक मेसिव करेक्शन की ज़रूरत है, और यदि ये जो आवाज़ें उठ रही हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, इसको यदि गौर करते हुए इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट को यदि प्योर करने के लिए, बेहतर करने के लिए काम करे, तो हमारा पूरा इलेक्शन सिस्टम बेहतर हो सकता है। वैसे आप देखेंगे कि पहले नाम जोड़ने के लिए या नाम कटवाने के लिए चुनाव के समय एक समय सीमा होती थी, आप तभी कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आबादी का माइग्रेशन, आबादी की आवाजाही और तमाम चीज़ें होती रही, तो इलेक्शन कमीशन ने भी तय किया कि राउंड द ईयर चलेगा ये, आप कोई भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं, कटवा सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है ये और बहुत बड़ा मैन पावर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ह्यूमन एरर की गुंजाइश भी बनी रहती है। तो मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि यदि ये सारी पार्टियां अपने अपने तरीके से ये बात बता रही हैं, उनकी भाषा या उनका आरोप या जो भी हो, कि वोटर लिस्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है और ये गड़बड़ी सामने आ रही है और पहले भी आती रही है, कोई नई बात नहीं है, तो इस वोटर लिस्ट में इस बहाने ठीक ठीक करेक्शन हो। और उस करेक्शन के लिए मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को जो अपनी जो मेन पावर है उसके साथ साथ आवाम को भी जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए जी। क्योंकि यदि मेरा नाम यदि कटा है तो वो जुड़े, मैं भी एफर्ट करूं, आपका नाम यदि नहीं जुड़ा है और आप जुड़वाना चाहते तो आप भी एफर्ट करें। तो यदि जन सहयोग के साथ यदि ये इलेक्शन कमीशन का मेन पावर काम करता है तो ज़्यादा बेहतर ढंग से ये काम हो सकेगा। और अच्छे चुनाव के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्राइमरली आपका वोटर लिस्ट बहुत सही हो। सर, क्योंकि वोट चोरी हो रहे हैं, नहीं हो रहे, ये आपने ही पहले बताया कि एक अलग ही विषय है, इस पे कोई नहीं, भी कुछ ये बताना मूल विषय क्या है
कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। उसको कोई वोट चोरी कह सकता है, कोई कुछ और कह सकता है, उसकी अपनी परिभाषा हो सकती है। मूल प्रश्न ये है कि वोटर लिस्ट में जो करेक्टनेस चाहिए वो करेक्टनेस नहीं है। हाँ, तो वो हमेशा रहा है, हर इलेक्शन में रहा है। और वोटर लिस्ट को करेक्ट करने की प्रोसेस हर इलेक्शन में और राउंड द ईयर वो चलती रही है। जी। उसको और कैसे पुख्ता किया जाए, जो वर्कफोर्स इस काम में लगता है, उसके साथ में पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स किस तरह इन्वॉल्व हों और सब मिलकर इस काम को करें, वो ज़्यादा बेटर है। करेक्ट, सही बात है। सर 50 साल हो चुके हैं सर, बहुत लंबा टाइम होता है, मतलब पूरी लाइफ आपने पत्रकारिता को कहीं ना कहीं दी है। तो सर आज के पत्रकारों को जब आप देखते हैं न्यूज़ चैनल पे जर्नलिज्म करते हुए, क्या डिफरेंस फील होता है आपको? हम जब जर्नलिज्म में आए थे तो मैं उस वक्त स्थायी सरकारी नौकरी में था, अच्छी खासी तनख्वाह थी मेरी, और मैं उस सरकारी नौकरी को छोड़कर एक बहुत कम तनख्वाह में जर्नलिज्म में आया था। तो उस वक्त मेरे अपने जो वेल विशर हैं उन्होंने मेरे इस फैसले का जितना विरोध किया था, शायद वो सलीम और अनारकली कभी नहीं हुआ होगा। तो ये था कि कहाँ मरने जा रहे हो तुम, और सब कुछ है। बहरहाल ठीक है। देखिए क्या होता है कि पत्रकार होना और पत्रकारिता की नौकरी करना दोनों में फ़र्क है। तो आज जो पत्रकारिता हो रही है उसमें पत्रकारिता की नौकरी कर रहे हैं लोग, पत्रकारिता नहीं हो रही है। और ये कहना तो मैं बहुत सतही मानता हूँ कि पहले बड़ी अच्छी पत्रकारिता थी, आज अच्छी नहीं है। आज भी अच्छी पत्रकारिता हो रही है। टेक्नोलॉजी बदल गई, साधन बदल गए, समाज में बड़ा परिवर्तन आ गया। जो जर्नलिज्म का एजुकेशन एक सिस्टम डेवलप हो गया जहाँ पर एजुकेट किया जाता है, जर्नलिस्ट बनाए जाते हैं। तो हमारे दौर में ऐसा कुछ था नहीं कि आपको करते करते सीखना था। तो दूसरी चीज़ जो है, जो मुझे लगता है कि जो फ़र्क है, जो संपादक की जो संस्था है उसका ख़त्म होना। अब संपादक जैसी कोई चीज़, कोई एसोसिएशन नहीं है। नहीं, संस्थान के अंदर संपादक होता था, अखबार में संपादक होगा, उसके बाद होगा। तो संपादक का जो मामला था, जो पूरे अखबार को वैचारिक रूप से या चैनल को वैचारिक रूप से उसको आगे बढ़ाने का काम, वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हुआ है। टेक्नोलॉजी बदली है तो जाहिर है कि वो चीज़ें बदलेंगी। पहले देखने वाली पत्रकारिता होती थी, हर चीज़ हम देख कर रिपोर्ट करते थे। अब सुनी हुई पत्रकारिता हो गई, हमने सुन के वो कर दिया। बहुत सारी जो न्यूज़ सोर्स हैं वो बदल गए हैं। पहले अपनी विज्ञप्ति छपाने के लिए नेता अखबार के दफ्तर तक आता था, अब वो घर बैठे ट्वीट कर देता है और वो खबर बन जाती है। करेक्ट। तो एक डिस्कनेक्ट भी बन जाता है, जो आपका न्यूज़ सोर्स है और न्यूज़ जहाँ से जनरेट हो रही है उनके बीच वो तारतम्य नहीं होता। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बट ओवरऑल जो है पत्रकारिता आज भी अच्छी हो रही है। आज भी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार की निगाह में पत्रकारिता के माध्यम से ही आते हैं, चाहे वो न्यूज़ चैनल हो, चाहे अखबार हो या सोशल मीडिया भी हो, तो वो चीज़ें आती हैं। तो सर क्योंकि टाइम चेंज हुआ तो डिजिटल न्यूज़ ने भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ली सोसाइटी में, उस वजह से भी वो बैलेंस। डिजिटल न्यूज़ जो है वो दरअसल मेन स्ट्रीम जर्नलिज्म के लिए एक न्यूज़ सोर्स हो गया है। आप देखेंगे कि वीडियो वायरल हो रहा है, तो वो आपका न्यूज़ सोर्स हो गया। हाँ, तो वो हो गया। लेकिन इसके बाद जो काम होना चाहिए, जो वीडियो वायरल हो रहा है, अब आपने कहा वीडियो वायरल हो रहा है, वो वीडियो आया कहाँ से, किसने भेजा, ये नहीं बताया जाता। एक और नया वीडियो आ गया, अरे किसने दिया है वो वीडियो। तो जो उस पर रिसर्च होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो काम आज की सर तो उसकी आड़ में कहीं ना कहीं फेक न्यूज़ भी लोग फैलाते हैं, नेगेटिव न्यूज़ भी फैलाते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि सर ओरिजिनल सोर्स के बारे में कोई पता नहीं कर रहा है। उसकी वजह है, देखिए कि संपादक नाम की संस्था नहीं होगी तो जो नियंत्रण होता है खबरों को तौलने की, उसका मूल्यांकन करने की, उसका सोर्स पता करने की और उसको उस पर रिसर्च करने की, ये काम संपादक की तरफ होता है जी। जब संपादक जैसी संस्था जब रहेगी नहीं तो जाहिर है कि रिपोर्टर्स की पत्रकारिता है। और जो सोशल मीडिया की पत्रकारिता है वहाँ तो कोई पत्रकारिता का स्वरूप ही नहीं है, वन मैन शो है। वन मैन शो पत्रकारिता नहीं होती। पत्रकारिता के अंदर एक सिस्टम होता है जहाँ पर एडिटर होते हैं, सब एडिटर होते हैं, प्रूफ एडिटर होते हैं, बाकी लोग होते हैं, और अलग अलग स्तर पर वो न्यूज़ को चेक किया जाता है, देखा जाता है और उसके बाद जाता है पाठक के पास। जी।
तो सोशल मीडिया को मैं पत्रकारिता नहीं मानता। ठीक है कि वो एक एक्सप्रेशन का विकल्प है। करेक्ट। सर आप थिएटर से भी जुड़े हुए रहे हैं, तो सर जैसे इलेक्शन और पॉलिटिक्स में आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है 50 इयर्स, तो सर थिएटर का और ये जर्नलिज्म का क्या कनेक्शन है? कई लोगों को लगता है कि क्या है। सर हर मैं- हफ्ते मैं बता देना चाहती हूँ जी। कि सर हर हफ्ते थिएटर के लिए कॉलम भी लिखते हैं, जी और जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का थिएटर फेस्टिवल है भारंगम, उसके जूरी मेंबर भी रहे हैं। जी जी। तो सर ये कनेक्शन कैसे डेवलप हुआ है? दरअसल मेरी शुरुआत 71 में थिएटर से हुई, और मुझे अभी एक किताब जो देखने मिली और जो जयदीप धनंजय जी ने बताया, वो बहुत एक तरह से आत्मसंतोष देने वाली बात है। हमने 72-73 में जब मोहन राकेश जी का निधन हुआ था, तो उसके अगले साल रायपुर में उनकी स्मृति में एक फिल्म फेस्टिवल, थिएटर फेस्टिवल किया था। उसमें अनिता राकेश जी आई थी और बहुत सारे लोग आए थे। अभी हाल में एक किताब मोहन राकेश जी पर जयदेव धनंजय जी ने तैयार की है, जी। जिसमें उनको लेकर संस्मरण जिन लोगों के हैं उसको उन्होंने संकलित किया है। जब उन्होंने इसके लिए अनिता राकेश जी से बात की कि आपके जीवन का अविस्मरणीय संस्मरण क्या है, तो उन्होंने हमारे रायपुर के उस फेस्टिवल का जिक्र किया कि, और बहुत विस्तार से उसके बारे में उन्होंने बताया। तो आज हमको लगता है कि 50 साल पहले वो की हुई चीज़ किस तरह की है। तो थिएटर से शुरुआत हुई। चूँकि मैं 76 में एक्टिव जर्नलिज्म में आ गया, फुल टाइम जर्नलिज्म में, तो जाहिर है कि थिएटर करना वो पॉसिबल नहीं रहा। बल्कि एक दौर तो ऐसा भी आया कि थिएटर देखना भी संभव नहीं हो पाता था, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट इलेक्शन और पॉलिटिक्स है, और इलेक्शन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सांस लेने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन वो जो दिलचस्पी है वो तो बनी रही लगातार, और जो रंगकर्मी मित्र हैं उन लोगों से साथ संवाद, मिलना जुलना, बात करना होता था। तो इस दौरान मुझे ऐसा लगा कि जो थिएटर नाटक हो रहा है, नाटक की समीक्षा ये तो हो गई, ओवरऑल थिएटर का क्या परिदृश्य है जी। उस पर कोई बातचीत कहीं नहीं होती। मीडिया में जगह उसके लिए बहुत कम हो गई है। हमारे आप देखेंगे करोड़ों की संख्या में नौजवान पूरे देश भर में, बम्बई तो छोड़ दीजिए, छोटे छोटे शहरों में वर्कशॉप लग रहे हैं, उनके शिविर लग रहे हैं, और करोड़ों की संख्या में नौजवान थिएटर कर रहे हैं, लेकिन उनके काम को नोटिस करने वाला कोई नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर लगता है कि उसको कहीं बकअप करना चाहिए। राइट। तो फिर मैंने एक सिलसिला शुरू किया कि एक वीकली कॉलम मैंने शुरू किया। तो वो सिलसिला पिछले 7-8 साल से चल रहा है, और कई बार ऐसा लगा कि पता नहीं, क्योंकि अखबार की रीच तो उस तरह होती नहीं कि पूरे देश में पहुंच जाए, वो सोशल मीडिया के जरिए ही जो है वो चीज़ें पहुंचती है, और उसके जरिए जो चीज़ें पहुंचती हैं उस पर लोग किस तरह रिएक्ट कर रहे हैं आपको मालूम नहीं पड़ता। तो वो कई बार लगता कि ये पता नहीं कितना ज़रूरी है, कितना गैर ज़रूरी है, या लिखें ना लिखें, लेकिन जिस तरह से लोगों से बातचीत होती है और उनकी रिएक्शन मिलते हैं, तो फिर लगता है कि नहीं, इसको हफ्ते में एक बार नहीं 2 बार लिखना चाहिए, क्योंकि इतनी अधिक गतिविधियां हो रही हैं कि उनको समय, और भारत इतना बड़ा देश है कि उड़ीसा में क्या हो रहा है, केरल में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, वो एक दूसरे को मालूम पड़े, वो कितना मुश्किल है। आप देखेंगे कि बम्बई, दिल्ली में बहुत अच्छे नाटक, प्रोफेशनल नाटक होते हैं, लेकिन उन नाटकों को जबलपुर या इंदौर या भोपाल में या किसी और शहर में बैठे हुए लोगों के लिए देखना संभव नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसको मैं कोशिश करता हूँ इस कॉलम के जरिए थोड़ा कहीं इस गैप को भर सकें। अरे वाह जी। सर वापस एक बार पत्रकारिता पे आते हैं। सर आप जैसे इलेक्शन और पॉलिटिक्स में आपका एक्सपर्टीज़ रहा है, तो कभी आपके कोई इंसिडेंट आप बताना चाहेंगे कि इलेक्शन कवर करते करते कभी ऐसा बहुत मेमोरेबल कुछ इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ? इलेक्शन तो क्या, मतलब मेरी तो पत्रकारिता की शुरुआत ही जो है वो मेमोरेबल तरीके से हुई। बमुश्किल मेरी उम्र उस समय 22-23 साल रही होगी, 2-3 साल हुए थे पत्रकारिता में आए। मालूम पड़ा हमारे शहर में सेंट्रल जेल में एक कैदी को फांसी लगने वाली है। तब मैंने पहली बार फांसी का नाम सुना था। उसका अंदाज़ा नहीं था कि फांसी क्या होती है, कैसे होता है, क्या है, कुछ भी नहीं मालूम था। बट तो हमने जेल सुप्रिटेंडेंट से कहा कि हम इसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं। तो उसने कहा भाई ये बैन है, आप यू कांट एंटर, यू कांट सी दिस। तो और उत्सुकता बढ़ गई, नहीं किसी हाल में इसकी रिपोर्टिंग करनी है। जुनून उस वक्त होता था कि मतलब कुछ नया करना है, चाहे वो जर्नलिज्म हो, थिएटर हो या कहीं और हो। तो फिर हमने कुछ जुगाड़ जमाया और मैंने
और हमारे एक सहयोगी थे उनके साथ, वो फांसी को लगते हुए आंखों देखा और उसकी फिर हमने रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग छपने तक हमको अंदाज नहीं था कि हमने कोई बहुत अद्भुत काम कर लिया है, लेकिन उसको छपने के बाद एक छोटे सा रायपुर अखबार के छोटे से अखबार में छपा, पूरे देश में तहलका मच गया और पूरे देश भर से उसके रिएक्शन आए, सब कुछ हुआ। तो बाद में इस बात की जांच भी होनी शुरू हुई कि ये परमिशन किस दिया किसने, ये देखा कैसे, ये तो कानूनी तौर पर बैन है। लेकिन वो हो गया। तो इस तरह के जो है वो, और दरअसल सर एक्चुअली पत्रकारों का काम बहुत ज़्यादा एडवेंचर से भरा हुआ भी रहता है, आपको रिस्क टेकिंग जो चीज़ होती है। हाँ, डिपेंड करता है कि आप खुद कितने एडवेंचरस हैं। हम लोग जब शुरू में जर्नलिज्म में आए थे तब ये कैमरा, गाड़ी या कुछ और सुविधाएं ये कुछ नहीं होती थी। आपको केवल अपने दम पर करना है, संपादक से आप केवल डिस्कस करके परमिशन लेना है कि साहब मैं इस विषय पर काम करना चाहता हूँ। साधन आपको खुद जुटाना है। और उस वक्त हम लोग मीलों पैदल जाकर किसी जगह पर जाकर रिपोर्टिंग करते थे, क्योंकि वो जुनून था कि नहीं हमको ये काम करना है और ये पहुंचना है। यदि वो आज भी हो तो लोग कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं वो काम, बहुत अलग अलग जगहों पर जाकर लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं। Correct. तो वो डिपेंड करता है कि आप खुद कितने एडवेंचरस हैं। ये है। Correct. जहाँ तक सवाल राजनीति, थिएटर और जर्नलिज्म का है, तो मैं इन तीनों को बहुत करीब पाता हूँ। तीनों के साथ बिल्कुल अलग अलग तीनों की प्रकृति है, लेकिन तीनों को मैं बिल्कुल एक जैसा मानता हूँ। तीनों का सरोकार क्या है? अवाम। आप अवाम के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है, लेकिन राजनीति भी, पत्रकारिता भी और थिएटर भी वो अवाम के लिए है और उन लोगों के लिए खासकर है जिनकी आवाज़ आपको बनना है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो तीनों का जो पूरा सरोकार है वो एक ही है। बिल्कुल। और जब मैं थिएटर पे लिखता हूँ या इलेक्शन की रिपोर्टिंग करता हूँ तो मेरे जर्नलिज्म में वही बात सामने आती है कि सब कुछ एक है। और मुझे लगता है कि कहीं इन तीनों के अंतर संबंध नज़दीकी हो जाए तो आप पाएंगे कि पत्रकारिता का और राजनीति में जिन चीज़ों को लेकर आज हम आलोचना करते हैं उनके स्तर को लेकर उसमें आपको तब्दीली आएगी। करेक्ट। आज राजनेता समय समय पर थिएटर देखते रहें, साहित्य पढ़ते रहें, तो आप उनकी भाषा में, उनके संस्कारों में आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। वही हाल जर्नलिज्म में होगा। एक जर्नलिस्ट यदि पढ़ता लिखता है, समझदार है, तो उसके संस्कार, उसके सरोकार जो हैं वो बेहतर होंगे। तो इन तीनों का जो है वो अलग अलग आयाम होने के बाद भी तीनों का सरोकार मुझे एक ही लगता है। बिल्कुल। सर आपका कोई फेवरेट न्यूज़ रिपोर्टर या जर्नलिस्ट कोई रहा हो? ऐसा तो कोई फेवरेट जैसा कुछ नहीं रहा। कभी कोई मेरे साथ ये एडवांटेज रहा कि जब हम जर्नलिज्म में आए थे तो जर्नलिज्म की फॉर्मल ट्रेनिंग जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आप अपनी रुचि के अनुसार जर्नलिज्म में आ जाइए, और जो सीनियर्स जो हैं उनके साथ काम करते करते आप सीखते हैं और उनके साथ आपकी भाषा सुधरती है, आपकी न्यूज़ बनाने का तरीका सुधरता है, नए नए चीज़ें पर काम करने की दृष्टि मिलती है। तो हमारे साथ रायपुर में रहा कि बहुत सारे जो सीनियर जर्नलिस्ट थे उनका सानिध्य मुझे मिला, तो बहुत कुछ सीखने को मुझे बहुत मिला। और एक जो पत्रकारिता के मूल्य जिनको बोलते हैं, उसको मूल्य कह लें या सिद्धांत कह लें या उसकी एक परंपरा कह लें, वो बहुत समृद्ध बन सकी। सर पर आपको नहीं लगता कि सर अभी जितने भी न्यूज़ चैनल्स हम लोग देख रहे हैं क्या वो करंट गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं? जी सर। जो आपने निर्भरता की बात की सरकार के ऊपर, ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि जो आपका उपक्रम है उसकी लागत कितनी है। यदि कम लागत का आपको उपक्रम होगा तो आपको आपकी निर्भरता बाकी पर, सरकार हो या कोई और संस्थान हो, बाजार हो, उस पर कम होगी। लेकिन जब आपके उपक्रम की लागत और उसको चलाने का खर्च बहुत ज़्यादा होगा तो जाहिर है कि आपको सरकार के साथ भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करना होगा, बाजार के साथ भी कंप्रोमाइज़ करना होगा। लेकिन यहाँ पर मेरा एक मानना ये है कि यदि आप अच्छे पत्रकार हैं तो मैनेजमेंट का, बाजार का, सरकार का कितना भी दबाव हो, आप अपनी बात उसके बाद भी कह लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्सक्यूज़ देकर कि सरकार
का बड़ा दबाव है और मैनेजमेंट का बड़ा दबाव है, ये एक्सक्यूज़ है। मैं मानता हूँ कि आप बेहतर पत्रकार हैं, तो इन दबावों के बीच भी आप बेहतर काम कर सकते हैं, बेहतर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जी सर, जैसे अभी भाजपा की सरकार है 2014 से, और सर तो कांग्रेस को लेके सर आपको क्या अपॉर्चुनिटी लगती है अभी जो करंट स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स है इंडिया में? मैं समझता हूँ कि इस पर 2-4 लाइन में बात नहीं हो सकती जी क्योंकि कांग्रेस का यदि पराभव हुआ जी तो वो क्यों हुआ, उस कारणों पर विस्तार से बात की जा सकती है। बीजेपी को एक जो मौका मिला लगातार 3 बार सरकार बनाने का और जिस तरह पूरे देश में उसका विस्तार हुआ, जी वो एक बड़ी लंबी मतलब व्याख्या मांगती है। तो इस पर कभी इन्हीं 2 मुद्दों पर अपन कभी लंबी बातचीत करेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये जरूर है कि समय के साथ में जो राजनीतिक परिवर्तन तो होते ही रहते हैं और मैं समझता हूँ कि जो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन, हमको जो राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं वो तो बहुत अपरेंट दिख जाता है, लेकिन इस प्रोसेस में जो हमारे सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से जो परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों पर ज़्यादा गौर करने की जी जरूरत है, जी जी क्योंकि वो हमेशा अनदेखे रह जाते हैं। सर, आप हमारे दोस्तों को, हमारी जो ऑडियंस है, आपकी तरफ से कुछ भी सर एक मैसेज देना चाहें? मैसेज तो कुछ ऐसा मैसेज जैसा है नहीं, लेकिन सर, ये जरूर है हाँ। कि बहुत मन से जिंदगी जिए, जो अच्छा लगे वो करें, उसके बजाय जो भी करें वो आपको अच्छा लगे और आप बेहतर करें, बस यही दुआ है। अरे वाह सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी जानते हैं, कि किसी इंटरेस्टिंग पर्सन को जानते हैं, तो प्लीज़ livingunicornsindia@gmail.com पे हमें ज़रूर लिख के बताइएगा। फिर मिलते हैं, नमस्कार।